हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5, जिनका नाम है खनिज संसाधन। ऐसे हम लोग भूगोल का जब शुरुआत किए थे, यानी कि जो हम भारतीय भवन भूगोल में जब शुरुआत किए थे, तो सबसे पहला अध्याय था संसाधन किसे कहते हैं। नहीं, यानी संसाधन के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो हमने देखा था कि संसाधन वह है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसका हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग है, तो उसे संसाधन कहते हैं। इसके अलावे हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा, फिर तीसरे चैप्टर सारे संसाधन, यानी कहीं मृदा संसाधन है, कहीं पर जल संसाधन है, फिर वन और वन्य प्राणी संसाधन के बारे में पढ़े थे। और आज हमारा अगला है खनिज संसाधन, यानी हमारे जीवन के लिए जितना जल जरूरी है, जितना हमारे लिए मृदा जरूरी है, जितना हमारे लिए वन जरूरी है, उतने ही हमारे लिए खनिज भी जरूरी है। ठीक है। अब आपके दिमाग में आता होगा, सर वो तो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, सांस लेते हैं तो वो जरूरी है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए मृदा से हम लोगों को पादप तैयार होती है, तो भोजन के लिए जरूरी है। क्या इस खनिज का क्या उपयोग? तो खनिज का देखिए, हमारे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये जरूरी है। और जिस देश में ना इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, वह देश आर्थिक और सामरिक दृष्टि से मजबूत देश होता है। आपने गौर किया होगा, इंडिया से ज्यादा ताकतवर चीन है। इसके पीछे का क्या कारण भाई? तो चीन के पास अधिक से अधिक खनिज है। भारत से ज्यादा खनिज किसके पास पाई जाती है? चीन के पास है। जैसे हम लोग कोई चीज खरीदने के लिए दुनिया के देशों में जाते हैं, खरीद करके लाते हैं, चीन के पास अपने सब कुछ है, तो इसीलिए वह हमसे ज्यादा मजबूत है। अब दिमाग में आता होगा कि दुनिया के देशों में अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसका मेन कारण क्या है कि जितने भी खनिज ज्यादा हैं, सब अमेरिका में पाई जाती है। अर्थात आप समझ गए कि अगर जिस देश में खनिज ज्यादा है, वह आर्थिक और सामरिक दृष्टि से वह ज्यादा मजबूत है। यानी सामरिक का मतलब होता है, समझिए कि युद्ध में लड़ने लायक हथियार जो होनी चाहिए, समझ रहे ना, पैसा कमाने का कोई उपाय होना चाहिए, उस सब में वह सबसे आगे है। समझ रहे ना? तो अब आर्थिक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से खनिज का होना जरूरी है। तो अब इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि हमारे भारत में कौन कौन से खनिज है और इसका क्या क्या उपयोग है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, इन सारी चीजों को हम लोग वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये भारत का मैप है, देख रहे हैं ना। और भारत में एक खनिज ये दिखाई पड़ रही होगी, इसका क्या नाम है भाई? लोहा है। अब ये देख रहे हैं क्या है भाई? तांबा है। ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? बॉक्साइड है। ये क्या है? बॉक्साइड, यानी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, बॉक्साइड किसका है इसके भाई? एल्यूमिनियम का अयस्क है। नहीं, तो अब देखने में आपको लग रहा होगा लाल लाल, नहीं लाल लाल दिखाई पड़ रही है, जबकि एल्यूमिनियम होती है कैसी? उजली होती है, नहीं होती है? एल्यूमिनियम कैसा होता है? उजला। लेकिन ये उजला अयस्क है ना ये, अब इसका शोधन होगा, सफैया होगा, तब बनेगा कैसा? वो व्हाइट बनेगा। इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये मैग्नीज है। ये क्या भाई? सोना है। तो इस तरह से हमारे देश में भी खनिज हैं, लेकिन अन्य देशों से थोड़ा सा कम है, लेकिन हम भी कहीं पर अच्छे हैं। जैसे अब देखिए, लोहा के उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत चौथे नंबर पर है। मैग्नीज की बात करेंगे तो 5वें नंबर पर है। अभ्रक में नंबर 1 पर है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखते हैं, तो कहीं से हम अच्छे भी हैं और कहीं से थोड़ा सा कमजोर भी है। चाहे जो भी है, सब कुछ का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, और किस क्षेत्र में कितना पाया जाता है इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से सुनिए, सब कुछ इसी में समझ में आ जाएगी। हाँ, एक नोटबुक भी रखिएगा साथ में, जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे यहाँ से देखते चलेंगे। तो सबसे पहले पाठ परिचय हो जाए कि इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो सबसे पहले खनिज और खनिज संसाधन क्या है, यानी खनिज किसे कहते हैं और खनिज संसाधन क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। खनिजों का वर्गीकरण करेंगे कि हमारे आसपास में जितने खनिज है ना, उसका हम लोग वर्गीकरण करेंगे कि किस आधार पर, उसके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। धात्विक और अधात्विक क्या है, लौह और अलौह खनिज क्या है, खनिजों की उपस्थिति किस प्रकार की है, भारत में खनिज का भंडार कितना है, भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं, खनिज के उत्पादन, खनन के कार्य और खनिजों के आर्थिक महत्व,
खनन के दुष्परिणाम, प्रमुख खनिजों का विवरण इत्यादि इत्यादि हम लोग यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी जब हम खनन करते हैं ना, तो वहां पर क्या उसकी हानि होती है, क्या उससे लाभ है, इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये सब हमारे क्या है, खनिज है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ठीक है, अब चलेंगे, सुनिएगा। खनिज और खनिज संसाधन है, हमारे आसपास जो पदार्थ दिखाई दे रही है वह एक या कई पदार्थों के संयोग से बना हुआ है। इनमें 90% धातु और शेष अधातु है। यानी आप जिस बेंच पर बैठे हुए हैं वो भी एक पदार्थ की बनी है और वो एक प्रकार की धातु है। यानी लोहे की बेंच है ना, तो ये एक प्रकार की क्या है, धातु है। आप जब सीढ़ी से चढ़ के आते हैं वो भी एक प्रकार की क्या है, धातु है। और सामने एक स्टील लगी हुई है, वो भी एक प्रकार की क्या है, धातु है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपके आसपास जितनी चीजें दिखाई पड़ रही है ना, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की बनी हुई है। अब इन चीजों में हम वर्गीकरण करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनमें 90% धातु है और शेष 10%, क्योंकि 100 का प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 100 में 90 चीज जो है वो धातुएं हैं, मात्र 10% क्या है, अधातु है। हमारे शरीर में भी धातु की उपस्थिति होती है। ठीक है, हमारे शरीर में भी धातु हैं, जिनमें सबसे ज्यादा याद रखेंगे लोहा पाई जाती है। आपसे पूछेगा मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा। इसके अलावा और कुछ है क्या, जी कैल्शियम भी हमारे शरीर में पाई जाती है, सुने, या मैग्नीज भी पाया जाता है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा मात्रा में है, जिनकी प्रतिशत मात्रा कितनी है, मात्र 0.3%, बहुत कम मात्रा में है। धातु अधातु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। खनिज वह है जो प्रकृति में स्वतः पाई जाती है या पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना हो, खनिज कहलाते हैं, जिसमें कुछ मृदु तथा कुछ बहुत सारे कठोर होते हैं। देखिए, प्रकृति में वो सारी पदार्थ, आपसे कोई पूछे खनिज क्या है तो आप ऐसे समझ लीजिए हाथ शीशा में, परिभाषा को छोड़ करके। जैसे आप धरातल की खुदाई करिए, खुदाई कर दिए, या आसपास में कोई चट्टान पहाड़ है, वो ज्यादा चमकदार है ना, तो वो एक प्रकार का क्या है, खनिज है। कोई दिक्कत, या तो वो लोहा का खनिज होगा, या तांबा का होगा, सोने का होगा, या धरातल खुदाई कर रहे हैं, कुछ चट्टाने मिट्टी मिली, मतलब पत्थर, वो चमक रही है ज्यादा, अन्य पत्थरों से वो क्या है, ज्यादा चमकदार है, आप समझ जाइए कि वो खनिज है। किसी को दिक्कत, तो खनिज क्या हुआ कि खनिज पाए जाने वाले पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है और वह प्रकृति में स्वतः पाई जाती है, माने उसको हम बना नहीं सकते, वह खुद ब खुद बनी रहती है अपने आप प्रकृति में। जब हम लोग खुदाई करते हैं तो वो निकलती है। किसी को डाउट, तो अगर खनिज कोई पूछे तो बता देंगे ना। खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिससे किसी न किसी तरह के धातु या अधातु की प्राप्ति होती है, वो खनिज कहलाता है। किसी को डाउट, खनिज किसे कहते हैं, समझ गए। अब अच्छा, यह हमारे लिए क्यों उपयोगी है ये भी समझ गए, कि हमारे आसपास जितने चीजें बनी हुई है वो सब किसका बना हुआ है, धातु का होगा या अधातु का होगा। अधातु अधातु कहाँ से निकलती है, तो खनिज से ही प्राप्त होती है। तो खनिज हमारे लिए जरूरी है। मान लीजिए अगर ये खनिज नहीं होता, यानी धातु हमें नहीं मिल पाता, तो आज ये बेंच बन पाता क्या, ये सीढ़ी हो पाती क्या, नहीं। ये बड़े बड़े पुल जो बने हुए हैं, क्या बन पाती क्या, नहीं। यानी सबके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, खनिज का होना जरूरी है। अर्थात हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या जरूरी है, खनिज। खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्यों जरूरी है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब खनिजों का वर्गीकरण करेंगे ना, तो खनिज को हम लोग अनेक भागों में बांटते हैं, जिनमें देखिए सुनिए ना, खनिज को हम लोग अनेक श्रेणी में बांट देते हैं, जिनमें मूल रूप से होते हैं दो। ठीक है, सबसे पहले समझिए, जो खनिज हम लोग धरातल से निकाले, जिसमें ज्यादा मात्रा में और अधिक आसानी से हम लोग अगर धातु की प्राप्ति कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए कहलाता है अयस्क। जिससे ज्यादा मात्रा में और आसानी से अगर प्राप्त कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा अयस्क कहलाता है। ये चट्टान जो देख रहे हैं, यानी चट्टान भी वही खनिज है, और उसी से हम लोग ज्यादा मात्रा में प्राप्त करेंगे आसानी से, तो क्या कहलाएगी, अयस्क। अगर मान लीजिए वही अयस्क या वही चट्टान से अगर धातु की प्राप्ति कर रहे थे, लेकिन वो महंगा हो गया, तो हमारे लिए अयस्क नहीं हुआ तब। अब जैसे उदाहरण समझिए, अब गौर करिएगा कि झारखंड है, उड़ीसा है, भारत का मैप देख रहे हैं, तो झारखंड और उड़ीसा में सबसे ज्यादा आपको लौह उद्योग पाई जाती है। बोकारो स्टील प्लांट,
झारखंड में। जमशेदपुर का लोहा इस्पात उद्योग झारखंड में। बगल में राउरकेला है, भिलाई है ना, ये सब इधर ही पाई जाती है। पंजाब हरियाणा में नहीं पाई जाती है। जानते हैं क्यों? इसका मेन रीजन है कि लोहा इस्पात, जो लोहा खनिज है या लोहा के जो अयस्क हैं, उससे लोहा प्राप्त करने के लिए हमको चाहिए मैग्नीज, चाहिए हमको कोयला, है ना। तो कोयला भी और मैग्नीज भी झारखंड में ही है, कोई दिक्कत। अब उद्योग हम लगा दिए पंजाब में, लगा दिए, तो यहां से हम लोग लोहा के अयस्क को ले जाएंगे कहाँ? पंजाब। उसके साथ साथ उसके कोयला को ले जाएंगे, फिर मैग्नीज को ले जाएंगे, तो ढुलाई खर्चा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसकी जो हम लोग अयस्क निकालेंगे उससे धातु, वो महंगा होगा या सस्ता हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। अभी आप क्या पढ़े कि सस्ता में आसानी से अगर प्राप्त होगा तो वो कहलाता है अयस्क, लेकिन वहां जाने पर वो क्या हो गया? महंगा हो गया। तो आसानी से नहीं ना निकला, तो वो क्या हो गया? अयस्क नहीं हुआ हमारे लिए। लेकिन अगर वही चीज झारखंड में है तो क्या है हमारे लिए? अयस्क है। एक चीज और गौर करिए सबसे पहले हमारे देश में 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की है। वो तो मुंबई के रहने वाले थे, उनका घर मुंबई था। मुंबई की शहर की दुनिया को चकाचौंध को छोड़कर ये झारखंड एकदम पूरा पहाड़ी इलाका में आकर के जंगल में काहे ला उद्योग लगाए? नहीं, आखिर वो सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ सोचा होगा तभी तो लगाया होगा ना। तो देखिए उन्होंने क्या किया, लोहा इस्पात उद्योग लगाना था उनको। उनके लिए उनको कच्चा माल चाहिए, क्या क्या? तो लोहा चाहिए, कोयला चाहिए, मैग्नीज चाहिए, तीन चीज उसको कच्चा माल चाहिए कम से कम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि भाई लोहा यहाँ है सिंहभूम जिला झारखंड में, ठीक है। कोयला है झरिया बोकारो गिरिडीह में, और मैग्नीज है बाबा बुदन पहाड़ी में, है ना। चलिए, तो ये तीनों का उन्होंने नक्शा तैयार किया, भाई ये जगह है। तो ऐसा पॉइंट होनी चाहिए, मान लीजिए यहाँ रखिए, ऐसा पॉइंट होनी चाहिए कि तीनों की दूरी लगभग सेम सेम होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ देखते हुए एक स्वर्ण रेखा नदी थी, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे उन्होंने लगा दिया जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी। क्लियर? यहाँ से भी दूरी लगभग 200 किलोमीटर, यहाँ से भी 350 किलोमीटर, इधर से भी 250 किलोमीटर, अब बीच में लगा दिए। अगर यही चीज अगर यहाँ लगाते तो यहाँ से उसकी दूरी क्या हो जाती? बढ़ जाती। यहाँ से दूरी क्या हो जाती? बढ़ जाती। तो वो ढुलाई खर्चा जैसे ज्यादा होता है ना, तो वो अयस्क नहीं रह पाता, तब वो हो जाता खनिज। समझ रहे ना? तो अब समझ में आ गई बातें कि उन्होंने क्यों इस तरह से लगाया है। और गौर करके देखेंगे पूरे भारत में लगभग 18 इस्पात उद्योग हैं हमारे देशों में, और वो सब ना इधरे लगाया गया है साइड में ही, ठीक है। यानी कि दक्षिण भारत में कुछ हैं और कुछ जो मध्य भारत के जो पूर्वी हिस्सा है उसमें लगाया गया है, ठीक है। इसका कारण है कि खनिज सबसे ज्यादा यहीं पाई जाती है, और उत्तर भारत में और उधर पश्चिमी भारत में एक भी भारी उद्योग नहीं है, क्योंकि खनिज उधर है ही नहीं, तो इसीलिए नहीं लगाया गया है। क्लियर है? चलिए हम मैप से समझा देते हैं थोड़ा सा, तो डाउट क्लियर हो जाएगी सब लोगों को। चलिए भारत का नक्शा देख रहा है ना, आप जब देखेंगे ना तो लोहा इस्पात उद्योग जो भी है सब यहीं पर लगा हुआ है, ऐसे इतने दूर में। क्लियर? 4-5 को तो 6 को यहीं पर लगल है नजदीक में, फिर आगे हैं, फिर आगे हैं, ऐसे करके। इधर में को नहीं है, ये सब खाली है। जानते हैं भाई क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि वहां पर है ही नहीं, खनिज एक भी नहीं है, तो ढुलाई खर्चा ज्यादा हो जाएगी। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, एक चीज और, जितने खनिज हैं वह सभी अयस्क नहीं होते हैं। जितने खनिज हैं वो सभी अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन जितने अयस्क हैं वो खनिज हैं। मतलब समझिए, जैसे हमने क्या किया, धरातल की खुदाई किया, क्या तो इसमें ये खनिज निकला, ये खनिज निकला, ये खनिज निकला, ये खनिज निकला, ठीक है, और ये खनिज निकला। कोई दिक्कत? लेकिन इसमें से जो लाल वाले देख रहे हैं ये अयस्क है। ये क्या भाई? अयस्क है। ये क्या हमारा? इसलिए अयस्क है क्योंकि इससे आसानी से धातु की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये सब जो देख रहे हैं इससे आसानी से धातु की प्राप्ति तो नहीं होती, तो इसको खनिजे के घर में रख दिए कि तू यहीं रहो, इसको उठा के ले गए कहाँ वाला घर में? अयस्क वाला में, कि तू जरूरी वाला चीज है, तू अलग हो जाओ, है कि नहीं? लेकिन है तो एकरे बिरादरी ना, कौन का बिरादरी? खनिज का।
तो जितने अयस्क हैं वो क्या है, खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि सबसे धातु की प्राप्ति। तो इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलिए। क्या हुआ दिलखुश, पंखा झेल रहा है, ठीक है। चलिए अब खनिजों को अगर बांटेंगे, समझेंगे, चलिए खनिज को बांटेंगे ना, तो दो भागों में बांटते हैं। देखिए समझिएगा, खनिज को कितने में, दो। एक है बुआ जी धात्विक, धात्विक, और एक है अधात्विक। तो धात्विक समझ गए ना, कि धातु क्या है, कि जिससे धातु की प्राप्ति होती है। अधात्विक कौन, जिससे धातु के अलावे यानी अधातु की प्राप्ति होती है। हो गया, धातु की प्राप्ति होगी तो धात्विक, अधातु की प्राप्ति होगी तो अधात्विक। क्लियर। चलिए अब ये धात्विक में फिर दो प्रकार के, एक होते हैं लौह और एक होते हैं अलौह। धात्विक में भी दो, एक लौह और एक अलौह। लौह में हो गया जिसमें लोहा की प्राप्ति होगी, केवल लोहा प्राप्त होगा तो वो हो जाएगा लौह। और धातु दूसरा और भी है ना, जैसे देखिए तांबा भी धातु है, चांदी भी धातु है, टीन भी धातु है ना। तो ये अलौह हो गया, ये लोहा के अलावे है इसीलिए अलौह हो गया। तो धातु दो प्रकार के, एगो लौह एगो अलगे धातु हो गया, उसको अलग कर दो। अलौह में सब आ गया, तांबा आ गया, टीन आ गया, मैग्नीज। तो अच्छा सब गौर करिएगा, सर जी ऐसा काहे बंटवारा कर दिए, इसलिए क्योंकि धातु में लोहा का सबसे ज्यादा उपयोग है। नहीं, हमारे देश में लोहा का ज्यादा उपयोग है कि नहीं है। चाहे कौनो काम करना हो, भारी से भारी मशीन बनाना हो, बड़का बड़का रेलगाड़ी बनाना हो, तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग, नहीं करते हैं। हाँ, ये हुआ है राम मंदिर बन रही है, उसमें लोहा का उपयोग नहीं हुआ है, उसमें तांबा का प्रयोग हुआ है। जो हम लोग जो पिलर जो गाड़ते हैं ना, तो पिलर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, लोहा का ना, अपने यहाँ होता है, लेकिन वहाँ हुआ है तांबा का। क्योंकि लोहा का एक आयु होती है और 70-80 वर्षों के बाद ना वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, क्षरण होने लगती है। खूब अगर मान लीजिए अच्छी कंपनी का जिंदल हो या जो भी हो, जो मतलब संक्षारित नहीं हो, जिसको इस्पात कहिए, तो वो 100 वर्ष चलेगी, लेकिन उसके बाद संक्षारित होगी। लेकिन तांबा ना संक्षारित नहीं होगी। और राम मंदिर बन रहा है तो कम से कम 600-700 1000 वर्ष चलना चाहिए, क्या है कि नहीं। सुना रहा था पता नहीं, प्राचीन काल में बनता ही होगा ना मंदिर का। अभी जो मंदिर बनी है, सुनिए ना, अभी जितना हम लोग राजा बनाए हैं, जैसे हमारे देश के राजा अभी कौन है भाई, मोदी जी। सहयोग तो उन्हीं का है, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष में सहयोग नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है। क्या, खजाना खोल के वही दिए हैं। प्राचीन काल में जो मंदिर बनी होगी आज से 500 वर्ष, 600 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले, तो उस समय तो राजा बनवाया ना होगा जी, तो सबसे अच्छा अच्छा चीज लगाया होगा, तब ना इतना बरस से है। हमारे पिताजी घर बनाए, 40 वर्षों बाद टूट गया घर। नहीं, हम लोग घर बनाए हैं 70-80 वर्ष, 90 वर्ष बाद ही खत्म हो जाएगा, मान लीजिए। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग उतना अच्छा वाला नहीं लगाए हैं। जानते हैं वहां सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है, वो दूसरा चीज जोड़ने के लिए, वो पत्थरों को जोड़ने के लिए ना दूसरा जिप्सम का प्रयोग किया गया है। क्योंकि सीमेंट की एक आयु होती है, सीमेंट की एक आयु होती है, उस आयु में खत्म हो गया, और उसकी आयु नहीं है, वो अनलिमिटेड वाला चीज है, ठीक है। शांति। चलिए, तो धात्विक समझ गए ना, धात्विक में कौन, दो, एक लोहा और एक अलौह, यानी कि लौह और अलौह। तो लौह में लोहा, अलौह में दूसरा धातु, तांबा, सोना, चांदी, फलना चिना। अब चलिए कार्बनिक में, चलिए कार्बनिक में, तो कार्बनिक फिर दो, सॉरी अधात्विक में दो, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। अधातु तो बहुत रंग का है। अब जिसमें देखिए प्लास्टिक, उसमें कार्बन है क्या, नहीं। जैसे ले लीजिए क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब अधातु हैं, लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, तो इसको कहते हैं अकार्बनिक खनिज। कोई दिक्कत है। अब कार्बनिक में जिसमें कार्बन की मात्रा है, तो कौन कौन, तो कोयला और पेट्रोलियम। तो अब समझ गए ना खनिज का वर्गीकरण। फिर समझ लेते हैं खनिज के वर्गीकरण। खनिज हुआ, तो खनिज में कितना बताएंगे फटाफट, दो। कौन कौन, धातु, धातु वाला और एक अधातु। चलिए अब आगे बढ़िए। फिर धातु में कै गो, एक हो गया लौह और एक हो गया अलौह। कोई दिक्कत, इसमें कौन, कार्बनिक आई अकार्बनिक। लौह के अलौह के उदाहरण समझ गए। कार्बनिक में अकार्बनिक के समझ गए। कार्बनिक में हो गया कोयला, पेट्रोलियम, और अकार्बनिक में हो गया जैसे आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नहीं। चलिए सोडियम नहीं, सोडियम धातु है।
इतना क्लियर हो गया सब लोगों को। अब चलिए धात्विक अधात्विक खनिज में अंतर देख लीजिए भाई। आपसे पूछा जाए कि धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, क्या अंतर बताएंगे आप? देखिए सबसे पहली बात, जो धात्विक खनिज जो होते हैं वह विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। धात्विक खनिज होंगे वो विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। अधात्विक होंगे वो विद्युत के, अच्छा एक नंबर चीज। दूसरा, धात्विक होंगे उसमें एक चमक होगी, अधात्विक में चमक नहीं होता है। धात्विक होती है उसमें चमक, अधात्विक में चमक। चलिए देखिए ध्यान देंगे, देखिए चमक उसमें भी होती है, कौन में, आयोडीन में। आप लोग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े थे हम लोग, आयोडीन में धात्विक चमक होती है, लेकिन उसको धातु की श्रेणी में, क्या हुआ, धात्विक चमक होती है लेकिन उसको हम लोग धातु वाला श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि बाकी गुण उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए धातु धातु में अंतर समझ गए, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। पहला तो है धातु वाली में चमक, अधातु वाली में चमक नहीं होगी। दूसरा, धात्विक जो होंगे वो विद्युत के सुचालक हो जाएंगे, अधात्विक वाला होगा कठोर मजबूत होगा, अधात्विक वाला क्या होगा, कमजोर होंगे। नहीं, चलिए हाँ चलिए ये सब समझ गए। अब आगे लौह और अलौह खनिज में अंतर, तो सीधा सीधा बात रे भाई, लौह वाला तो समझिए ना, जिसमें लोहा पाई जाती है वो लौह, और लोहा के अलावे दूसरे धातु होंगे तो वो क्या होगा, अलौह। चलिए अच्छा, लोहा का जो खनिज होगा वो मटमैला धूसर होगा, लेकिन जो अलौह वाले होंगे वो ज्यादा मतलब अलग अलग रंग के होंगे। जैसे अभी देखिए ना मैग्नीज का रंग कैसन, एकदम लाल लाल ना, देखिए इसके अलावे वो बॉक्साइड नहीं, बॉक्साइड का देखिए लाल लाल, अब मैग्नीज देखिए एकदम उज्जर उज्जर गोर गोर, है कि नहीं? ऐसे ना आप यहाँ पर ना देखिए, और चूना पत्थर तो और उज्जर होता है, दिखाएंगे अच्छा वाला वहां पर। तांबा देखिए एकदम पीला पीला, है कि नहीं? सोना देखिए एकदम पीला पीला, नहीं देखिए, तो सब अलग अलग रंग। तो धात्विक में देखिए, धात्विक में देखिए दूगो, तो लौह और अलौह। तो लौह कैसा ना मटमैला, अलौह कैसा ना अनेक रंग के, कोई दिक्कत? चलिए अब ये सब तो विशेष नहीं है। अब चलते हैं खनिजों की उपस्थिति। ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ खनिज कहाँ पाई जाती है, तो कोई चट्टान है ना, उस चट्टान के अंदर कोई दरारें हैं उसमें, या चट्टान के भीतर, जब चट्टान का निर्माण हुआ तभी ये खनिज का निर्माण हुआ था, और वही धीरे धीरे क्या हो जाता है, या तो ऊपर आ जाती है, या ऐसे भी खोज से पता चलता है तो हम लोग उसको निकालते हैं। जैसे गौर करके देखिएगा, प्राचीन काल में खनिज का पता कैसे चला होगा, कोई धरती खुदाई थोड़ी किया ना, ऐसे ही नदी तलहटी क्षेत्र में पड़ा हुआ था, और लोग गए, उनको चमकदार चीज समझ में आया तो समझ गए कि ये कौन चीज है, खनिज है, धातु है, अपना नाम कुछ रख दिए, है कि नहीं? और उसी का उपयोग लाठी में जो है चुप लगाने के लिए कर लिए, मैंने लगाने के लिए प्राचीन काल में लोग चराबाही करते थे तो क्या लगाते थे, लाठी लेके चलते थे, तो वो लाठी को मजबूत बनाने के लिए उसका उपयोग है ना, वो करने लगे, भाई ये बड़ा मजबूत चीज है जल्दी ना। तो वो लोग उस समय धीरे धीरे समझे, तो वो कैसे आया होगा, धरती के ऊपर ना आया, तब ना जाने। तो ये जो खनिज है ना वो धरातल के चट्टान में रहती है, और उस चट्टान के दरार में पाई जाती है, या बाहर भी कभी कभी आ जाती है, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। पढ़ लिए, चलिए आगे हम लोग पढ़ रहे थे कि खनिजों की उपस्थिति के बारे में, कि हमारे खनिज कहाँ रहते हैं, तो जो चट्टाने हैं उनके दरारों में खनिज पाई जाती। भारत के खनिज भंडार एवं खनन के ऐतिहासिक विवरण। देखिए आज से हम लोग भारत में खनिज का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बरसों बरस से हमारे यहाँ खनिज का उपयोग हो रहा है। ऐसे इसका उपयोग हम लोग इधर आकर के तेजी से करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन पहले भी हम लोग प्राचीन काल में भी करते थे। अच्छा कभी युद्ध तो देखे होंगे, प्राचीन काल के युद्ध सुनते होंगे, तो उसमें लोग तीर धनुष का प्रयोग करते थे। तो तीर किसका बना होता था, गांडीव तो लकड़ियों की बनी होती थी, लेकिन जो तीर होता था लोहा का बना होता था, नहीं, या लकड़ी की बनी होती थी तो उस पर भी लोहा की नोक लगी रहती थी। नहीं, इससे हम लोग भी बचपन में तीर धनुष खेलते थे ना, तो उसमें नीडल भोग दिया करते थे, सुई भोग दिया करते थे। तो एक दो बार जब भोग करके उड़ाए तो पिताजी यार को पता चला, देखे तो बोले कि आँख में मार दिए, फूट जाते तो हो जाते कहानी ना। तीर उड़ाए से उड़ाइबे किए, कुटाई हमारा हुआ से होबे किया। हाँ, तब उसके बाद छोड़िए दिए, उसके बाद कुटाई पूरा हुआ था उसमें, हमको याद है पिताजी किए थे।
हाँ, मारते नहीं थे, मारते थे तो कुटाई करते थे अच्छा से। चलिए आइए किताब की ओर। इसके बाद प्राचीन काल में पहले तो पाषाण युग था, पत्थरों में लोग रहते थे। धीरे धीरे जंगलों को काटने के लिए किसका उपयोग किए? ताम्र युग आया, तांबा का लोग प्रयोग करना शुरू किए। लेकिन तांबा ना उतना मजबूत नहीं होता था जितना लोहा होता है। इसके बाद ना तांबा में वो लोग क्या किए, टीन मिला दिए, तो कांसा बन गया। कांसा ज्यादा मजबूत हो गया नहीं। इसके अलावे उसमें जस्ता मिला दिए तो और पीतल बन गया, तो और ज्यादा नहीं, पीतल में वो क्या मिला दिए, वो क्या कहते हैं, तांबा और जस्ता, तब मिला देने से वो ज्यादा मजबूत हो गया। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग उसके उपयोग करना शुरू कर दिए। तो सबसे पहला हम लोग किसका उपयोग किए थे? तो तांबा का, याद रखेंगे, सबसे पहले तांबा, यानी इसीलिए हम लोग तांबा का ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। नहीं, ये सब नहीं है। चलिए, इसके अलावे हमारे देशों में सुनिए ना, हजारों वर्षों से हम लोग इसका उपयोग करते आ रहे हैं। अब समझिए, और उनमें 100 खनिज हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें 30 का आर्थिक महत्व ज्यादा है। 30 खनिज का आर्थिक, जैसे अब नामे आप पढ़ते होंगे तो लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब पढ़ते हैं ना ज्यादा, और वो सब है, फेलस पार है, तो कौन सी उसका ज्यादा उपयोग है हमारे यहाँ, और ना नाम जानते हैं ना ही उपयोग है। लेकिन केमिस्ट्री में देखे होंगे 100 कुछ प्रकार का बता रहा है। ठीक है, 100 कुछ प्रकार का है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कितने? 30 है। चलिए, ये तो समझ गए। अब चलते हैं भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र को हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में खनिज क्षेत्र का बंटवारा अगर किया जाए तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वोत्तर खनिज क्षेत्र। पूर्वोत्तर खनिज क्षेत्र इसकी दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी जो पूर्वोत्तर का, जो पूर्व और उत्तर का जो खनिज क्षेत्र है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। इसको रत्न गर्भा भी कहते हैं, याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर खनिज क्षेत्र को, या जो भारत के पठारी क्षेत्र है, उसको न रत्न गर्भा कहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा रत्न न यही पाई जाती है। लोहा यही मिलेगा, तांबा यही मिलेगा, मैग्नीज यही मिलेगा, अभ्रक यही है, सब कुछ यही। कहाँ? तो भाई ये पूर्वोत्तर खनिज क्षेत्र में है ना, लगभग यहाँ पर सभी खनिज की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दूसरा है पश्चिमोत्तर खनिज। तो पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और, देखिए, एगो पूर्वोत्तर है, एगो पश्चिमोत्तर है। इसमें शीशे और जस्ते की प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन काल होना चाहिए, सॉरी, काल में खदान से इससे प्राप्त हुआ था, और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का भी उत्पादन वहां पर होती है। यानी प्राचीन काल में जब हम वहां पर खुदाई किए थे तो शीशा का उपयोग किए थे। अभी वहां पर फिलहाल में हम लोग पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हैं। अगला है दक्षिणी खनिज क्षेत्र। इस क्षेत्र में मैग्नेटाइट तथा सोना की प्रधानता है। अब देखिए, भारत के मैप से हम लोग इसको समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी भारत का मैप है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, हमने खनिज क्षेत्र को बांट दिया यहाँ पर। देखिए, यह है उत्तर पूर्वी खनिज क्षेत्र। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, जितना ये जो देख रहे हैं, ये सब जो नीला रंग वाला है, ये मेन पॉइंट यही है। यहीं पर सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है। कोयला के जितने बड़े खान हैं, चाहे वो गिरिडीह हो, झरिया हो, बोकारो हो, धनबाद हो, सब यहीं पाई जाएगी। लोहा का सबसे बड़ी खान जो है वो सब यहीं मिलेगा, चाहे वो क्यूझोर हो, चाहे सिभूम हो, सब यहीं मिलेगी, है ना। मैग्नीज का सबसे बड़ा खान यही है ना। तांबा जो भी मिलता है ज्यादा यहीं मिलती है। मैंने सबसे ज्यादा समझिए कि इसी क्षेत्र में सब कुछ ज्यादा मिलती है। क्लियर? अब दूसरा खान था हम लोगों को, जो उत्तर पश्चिम का ये क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं ये वाला, इसमें सीसा पाई जाती है, इसमें आपको और सारी खनिज पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहीं से हम लोग खनिज तेल निकालते हैं, जो गुजरात का क्या कहलाता है, अंकलेश्वर। गुजरात का अंकलेश्वर यही है, यहाँ से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है। प्राकृतिक गैस समझ रहे हैं ना, जैसे एलपीजी हम लोग प्रयोग करते हैं या सीएनजी प्रयोग करते हैं, वो सब यहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, तो दो हो गया। और एगो तीसरा क्षेत्र है ये वाली, इसमें भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, और यहीं कर्नाटक से हम लोग सोना की प्राप्ति करते हैं। हमारे देश में कर्नाटक में ही यहाँ पाया जाता है। तो कुल खनिज क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों मूल रूप से। कौन कौन? तो एक है उत्तर पूर्वी, एक है उत्तर पश्चिमी, और एक है दक्षिण पश्चिमी खनिज क्षेत्र। ठीक है, और कहेगा सर ये मध्यवर्ती, तो इसमें नहीं है, इसमें ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको गौन रखा गया। ठीक है ना, किताब हमारा जो कह रहा है वो कितने हैं? 3 है। तो क्लियर हो गया मैप से कि कहां पर कौन सा खनिज। तो सबसे ज्यादा तीनों में कौन महत्वपूर्ण है? उत्तर पूर्वी, सबसे ज्यादा खनिज यहीं पाई जाती है। किसी को डाउट? आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ लिए कि भारत में खनिज क्षेत्र कहाँ कहाँ है ना। तो हम लोग भारत के जितने खनिज क्षेत्र हैं
उसको 3 भागों में हमने क्या कर दिया, बांट दिया, जिसमें एक पूर्वोत्तर खनिज क्षेत्र, पश्चिमोत्तर खनिज क्षेत्र और दक्षिणी भाग के जो खनिज क्षेत्र हैं उसका हमने विस्तार से नक्शे पर चर्चा कर लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे खनन उत्पादन या खनन कार्य। देखिए हमारे देश में जो खनिज हैं या तो कुछ धरातल के काफी गहराई में है, या कुछ खनिज ऐसे हैं जो चट्टानों में पाई जाती है। तो खनिज को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अयस्क की पहचान की जाती है। अयस्क जब प्राप्त होते हैं तो उसके कई विधियां हैं जिसके बाद उसे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले अयस्क हम लोग प्राप्त करेंगे, तब जा करके उसको हम लोग ले जाते हैं सांद्रण में, जिसमें आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे निस्तापन, भर्जन, नहीं इस तरह से कई विधियां फिर हैं, फेन पलवन और चुंबकीय पृथक्करण, कई तरह की विधियां होती है, तब जा करके वहां से हम लोग प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन करते हैं, तब जाकर के शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। जैसे एल्युमिनियम की अगर धातु प्राप्त करना हो या तांबा प्राप्त करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे लास्ट पॉइंट जो होती है वो क्या करती है, वैद्युत अपघटन, तब जाकर के 99.9% शुद्ध होता है। वो भी शुद्ध नहीं रहता है लेकिन 99.9% शुद्ध होता है। तो सबसे पहले खनिज लाएंगे, खनिज से फिर अयस्क, अयस्क से तो खनिज लाने के लिए हमें क्या करना होता है, खनन करना होता है। तो खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कोई भी खनन किसी देश में ज्यादा होती है कम होती है, इसकी क्या क्या कारण है। सबसे नंबर 1, खनिज या उससे प्राप्त होने वाले धातु का बाजार मूल्य क्या है। यानी अगर खनन मान लीजिए अगर हो रही है तो खनन करने से पहले हम ये ध्यान देते हैं कि जिस धातु या जो तत्व हम लोग खनन कर रहे हैं उसका बाजार मूल्य क्या है। बाजार मूल्य के बाद हमें पता चलता है कि खनन में हमें इतना कार्य लगेगा या इतना खर्च लगेगा तो उससे हमें लाभ होगा या नहीं होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे हमने एक चीज बताया था पिछले बार भूगोल में ही कि हमारी गंगा के जो बालू हैं तो उसमें सोने की प्राप्ति होती है, बात सही है, लेकिन उसके लिए 10 टन बालू को ना शोधन करना होता है। तो जितना बाजार मूल्य सोने की है उससे ज्यादा खर्च हो जाती है हमारी सफाई करने में, नहीं, इसलिए हम लोग उससे प्राप्ति नहीं करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि साफ करने से पहले हम ये ध्यान देते हैं कि उसका बाजार मूल्य क्या है। अब हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा इसको देख करके तब हम लोग कार्य करते हैं। चलिए, तो खनिज को प्रभावित, खनन को प्रभावित करने वाले पहला कारक क्या है, बाजार मूल्य। दूसरा है खदानों की बाजार से निकटता, यानी खदान हमारे बाजार के निकट है या दूर है, ढुलाई खर्च कितनी जाएगी, नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। और भंडार की मात्रा कितनी है, यानी खनन करेंगे, ठीक है, चलिए प्रारंभिक स्टेज में खनन में ना ज्यादा खर्च होती है, अब बाद के खनन में ना बहुत कम खर्च होती है। जैसे देखिए मान लीजिए धरती में कोयला है, ये हम जान रहे हैं, तो डायरेक्ट तो कोयला निकल नहीं जाएगी, या तो हमें क्या करना होगा, ओपन खनन करना होगा या सुरंग बनानी होगी, ठीक है। चलिए सुरंग बनाने के लिए हम चल दिए, लेकिन पता चला कि नीचे ना एक के ट्रैक्टर भर जो है ना खनन कोयला है, उसके बाद कोयला है ये नहीं है वहां पर, तो वैसी स्थिति में खनन करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भंडार वहां है ही नहीं, है लेकिन बहुत ही कम है। तो ऐसी स्थिति में भंडार की मात्रा की भी जांच करनी होती है पहले। अयस्कों की गुणवत्ता या स्तर, फिर वो जो अयस्क है ना वो कैसे आकार के हैं, कैसे गुण वाले हैं। जैसे देखिए लोहे के अयस्क ही लीजिए, तो लोहे के अयस्क हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, डोलोमाइट इत्यादि हैं। अब अगर गौर करके देखिएगा, अगर लोहे के अयस्क के लिए अगर आप काम कर रहे थे तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट हैं तो ठीक है भाई, क्योंकि लोहा उससे ज़्यादा मिल जाएगा आपको, अच्छा किस्म का मिल जाएगा। लेकिन सीडेराइट अगर मिल जाए तो समझिएगा कि उससे लोहा की प्राप्ति अच्छी नहीं होगी। फिर उस चीज़ पर ठीक है लोहा के अयस्क हैं वो भी, लेकिन उससे आपको अच्छा लोहा नहीं मिलेगा, तो उस पर ज़्यादा खर्च करना भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना होता। चलिए इसके अलावे हैं खनन की कौन कौन सी विधियां हैं, इसको भी ध्यान रखनी होती है। परिवहन की और
क्या खर्च आएंगे वो भी ध्यान रखना होता है, और श्रमिकों की उपलब्धता और मजदूरी वो भी ध्यान रखनी होती है खनन में। अब देखिए, जैसे खनन के लिए अपने यहाँ का मजदूर अगर लगाया जाए, पंजाब हरियाणा का मजदूर लगाया जाए खनन में, तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वहीं झारखंड ले जाइए तो झारखंड का खनन में झारखंड के मजदूर कम कम काम कर देते हैं, यानी वहाँ की मजदूरी कम है और अपने यहाँ की मजदूरी क्या है, ज़्यादा है। और वैसे काम शायद करेंगे भी बहुत कम लोग, समझे। अपने यहाँ के लोग कम करेंगे क्योंकि वह काफ़ी ना बहुत गंदा वाला काम रहता है और बड़ा रिक्सी काम रहता है, तो लोग जल्दी यहाँ के लोग करना पसंद नहीं करेंगे। जैसे समझिए, एक आदमी गया इंग्लैंड, तो इंग्लैंड जब गया तो उससे हमने पूछा कि भाई वहाँ की बाजार की चीज़ें की मूल्य क्या है, क्या वेतन है। तो वहाँ के लोगों का जो वेतन होता है ना, अपने यहाँ के जो मजदूर है, तो अपने यहाँ का मजदूर 200-250 कमाता है, वहाँ के मजदूरों की वेतन होती है 2500, 2700, 3000 मजदूर की एक दिन का मजदूरी, ठीक है जी। तो भाई वहाँ पर खर्च भी उसी तरह से है, मजदूरी 2500 है, इसका 3000 है, इसका मतलब क्या समझे, खर्च भी उसी तरह से है। जैसे वो कपड़ा गंजी खरीदने जाएगा, संडो गंजी जो हम लोग पहनते हैं, तो वो गंजी 900 का आता है, कम से कम वाला। हम लोग खरीद लेते हैं 60 रुपया, 70 रुपया, अच्छा किस्म का 140 रुपया, और वहाँ का सामान्य गंजी का दाम है 900 रुपया। तो आप समझ रहे हैं कि आप अगर ज़्यादा कमा रहे हैं तो ज़्यादा खर्च भी करना होगा, नहीं। उसी तरह से हमारे यहाँ के लोगों को ना एक न्यूनतम काम में लगा दीजिएगा, तो ये लोग यहाँ के लोग करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन झारखंड में चले जाइएगा तो झारखंड के जो वहाँ के लोग हैं ना, वो खनन में काम करेंगे, निकलेंगे कोयला के खान में से एकदम पूरा भूत करके। भगवान की दया से वो आंखें रहता है उजला, बाकी सब कुछ करिए रहता है। हाँ हाँ, दांत भी रहता है। चलिए, कहने का मतलब ऐसा है कि वहाँ की मजदूरी कम है और यहाँ की मजदूरी ज़्यादा है, तो ये सब भी ध्यान देना होता है। खनन के कार्यों में क्या क्या ध्यान देना होगा, तो सबसे पहले कि श्रमिक की उपलब्धता क्या है और उसकी मजदूरी क्या है, परिवहन की सुविधा, खनन की विधि, ऐसकों की गुणवत्ता, भंडार की मात्रा, खदानों बाजार का मूल्य, न उसकी दूरियां, इन सारी चीजों का ना खनन में ध्यान देना होता। चलिए, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारे देश में ना खनन किया जाता है, तो खनन की कई विधियां हैं, जिनमें सबसे प्रमुख विधि है खुली खदान से खनन। अब कहेंगे सर ये क्या हुआ खुली खदान से, तो देखिए होता क्या है, जैसे कोई खदान का पता चला तो सरकार क्या करती है, किसी कंपनी को ठेका दे देती है। सरकार थोड़ी काम करती है, वो कंपनी को ठेका दे देती है। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अडानी है, रिलायंस है ना, अंबानी, इसी तरह से बहुत सारी बजाज हैं और सारी कंपनियां हैं। तो इन सारी कंपनियों को क्या करती है, वो ठेका दे देती है। अब वो आती है, जैसे मान लीजिए सपोज समझिए कि अपने गंगसारा में मिल गया है खदान, कोयला मिल गया। अब सारे घरों को वो हटा देगी, और घर को हटाने के बाद वो क्या करेगी, यहाँ पर ओपन खोलना शुरू कर देगी, पूरा मिट्टी को काट के हटाएगी, हटाते जाएगी। अब इसके लिए उसको बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए, ऐसा छोटा नहीं क्षेत्र चाहिए, हटाते जाएगी। अब फिर उसके बाद जब खनिज मिल गया तो कटौती करते चले गई, करते चले गई, ठीक है। काफ़ी गहराई तक वो काटती है, उसके लिए मशीन होता है, ठीक है ना, वह काटते जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये कोयला की मान लीजिए खदानें हैं, ये गाड़ियां लगी हुई है, इसका रास्ता होगा कहीं से निकलने का, चढ़ने का अपना, वो ऐसे करके सीढ़ी तक जैसा बना होगा अपना, और ये गाड़ी नीचे आई हुई है, अपना काट के उसको लोड करते जा रही है, उसको भेजते जा रही है। तो ये क्या है, खुली खदानें हैं, कोई दिक्कत। तो खनन की एक पहली विधि कौन, खुली खनन, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ हानियां हो जाती है। क्या हानि क्या है वो आगे देखना है, लेकिन फिलहाल समझिए कि वो जब खनन करती है, तो खनन कर ली, खदान जब काफ़ी गहरा हो जाता है, खनन खत्म हो गया उसमें से, तो कंपनी क्या करती है, छोड़ देती है और चली जाती है, चल गई। तो अब उतनी जगह, जैसे मान लीजिए अपना जैसे खनन करना है, तो इस सरायरंजन में खनन करना है, तो पूरे सरायरंजन का तो पहले आवास गया, कृषि योग्य भूमि गई, और ये एक समझिए एक तरह से तालाब की तरह हो गई, वो भी गहरी तालाब रह गई, समझ रहे ना। तो इस तरह से यहाँ पर ना एक समस्या हो जाती है कि वो जगह कृषि योग्य बर्बाद हो गई, आवास योग्य थी वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो पहला खनन देख लिए। दूसरा है भूमिगत खनन। अब भूमिगत खनन क्या है कि मान लीजिए जैसे कोई कोयला या कोई तेल या कोई अन्य प्रकार के मिल गया हमको
अयस्क। तो अब हम ऊपर की मिट्टी को नहीं काटेंगे, ऊपर के लोगों को कोई बाधित नहीं करेंगे, कृषि को कोई बाधित नहीं करेंगे। अब उसके लिए हम लोग सुरंग बनाएंगे। जैसे देख रहे हैं सुरंग बन रही है, देख रहे हैं। अब ये सुरंग के माध्यम से, मशीन के माध्यम से वो धरती को छिद्र करते चले जाएगी। या कभी कभी शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे कि कोयले की खान के अंदर ट्रॉली में बैठ करके लोग चला गया घुस करके, नहीं। जब कोयला भर जाता है, कोयला भर जाता है उधर अंदर में, तो वो ट्रॉली पर क्या करता है, वहां से रहता है वो खींचने वाला, तो बाहर में घंटी बज गया, आदमी बाहर वाला खींच लेता है ट्रॉली को, और रहता है थी पर रेल की पटरी पर रहता है, देखे है ना। तो वो क्या है, सुरंग खदाने हैं कि धरती ऊपर वाला जमीन वैसे रह गया, मकान वैसे रह गया, और धरती के नीचे से वह काटते गया अंदर जा करके अपना खदान खनन कर रहा है। तो इससे कोई ज्यादा बाधित नहीं होती है। लेकिन इसके क्या करते हैं कि सुरंग ना, कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए बारिश उरिश हुई, तब बारिश की पानी जब इसमें जाएगी तो इसकी मिट्टी क्या हो जाएगी, दलदली हो जाएगी। हो सकता है कि सुरंग क्या हो जाए, बंद हो जाए, लोग उसमें मर भी सकते हैं, या अंदर में अचानक कोई गैसे का प्रकोप हो जाए तो ऐसी स्थिति में मर भी सकता है मजदूर। जैसे काफी गहराई में चले गए आप, मान लीजिए अब गहराई में आप खुदाई कर रहे हैं, 800-900 फीट नीचे आप गहराई में हैं, है ना, और सुरंग रास्ता है उसमें, और उसके अंदर से आप काम कर रहे हैं। अचानक कोई खदान जैसे खुदाई किए, या तो खदाने ही गिर गया, मिट्टी गिर गया, या उस नहीं भी गिरा अगर मान लीजिए, तो हो सकता है मे बी कि उसके अंदर कोई जहरीली गैस अचानक रिसाव होना शुरू हो गया, उस खान के अंदर में गैस रहती है भरी हुई, आ गई। या जैसे आप काटना शुरू किए तो उसके अंदर में मीथेन गैस रहता है, जैसे कुल्हाड़ी मारे चिंगारी निकली, मीथेन गैस आग लग गई, बहुत सारे लोग उसमें फंस गए, मर गए, उसमें खदान भी जल गई उसमें, ठीक है ना। तो ये सब बर्बादियां हो जाती है। जैसे आप एक शत्रुघ्न सिन्हा का फिल्म है जिनका नाम है कोयला, आप कभी देखिएगा, उसमें खनन के समय में कैसे लोग मरते हैं, कैसे लोग बचाया जाता है, इन सारे चीज़ों को दर्शाया गया है। इसी चीज़ को देखते हुए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हम्फ्री डेवी, एक वैज्ञानिक है जिनका क्या नाम है, हम्फ्री डेवी। उन्होंने क्या किया था, एक लैंप का आविष्कार किया, हम्फ्री लैंप। यानी आप देखे होंगे माथे पर जो टॉर्च रहती है ना, उसका नाम है हम्फ्री लैंप। वो जब मतलब जाते हैं टॉर्च लेकर के अंदर में, तब उसमें लाइट उट जलाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसी से अपना वो मजदूर काम कर लेते थे, ठीक है ना। तो उसमें चिंगारियाँ नहीं आती है। तो एक खनन समझ गए। तो दूसरा कौन था, भूमिगत खनन। पहला था हमारा खुली खनन, और दूसरा क्या था, अब आगे चलते हैं, तीसरा है जलोढ़ खनन। तो जलोढ़ खनन भी वही होती है, लेकिन देखिए पहला था हमारा खुली खनन में, तब मिट्टी को हम लोग ऊपर से पहले काट काट के हटाते चले गए, नहीं, तब जाकर के जो खनिज मिला उसको निकाले। लेकिन जलोढ़ खनन में ये नहीं होता, ऊपरे से उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे बालू है, जैसे गंगा में आप जाइए बालू लाने के लिए, सपोज दैट, तो गंगा में बालू क्या ऊपर से मिट्टी हटाना पड़ता है, वो तो ऊपर अपने बालू रहता है, आराम से 6 मारिए निकालिए, बस ट्रैक्टर पर लोड करिए, चलते रहिए। नहीं, बालू रहता है ना गंगा के किनारे बहुत सारा, तो अपने यहाँ वाला बालू जो है उजली बालू है। आप वही जमुई चले जाएंगे उधर में, तो उस बालू कैसी है, लाल है कि नहीं। तो जैसे देख रहे हैं आप, लाल वाली बालू है, कटाई हो रही है। जैसे हम लोग यहाँ से गए थे, पिछले बार गए हैं वहाँ प्रयागराज, जब घूमने के लिए जा रहे थे तो उसी रास्ते से हम लोग गए थे। तो वही गंगा में देखे कि बहुत सारा मतलब जेसीबी लगा हुआ था, और बड़ा वाला सब, वो सब क्या करता था, गाड़ी पर लोड करके बालू वहाँ से, लाल वाला बालू वहाँ पर देखे हमने, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि वो क्या है कि वो जलोढ़ खनन है। उसके लिए आपको ना तो ऊपर की मिट्टी काटनी है और ना ही सुरंग बनानी है, बस मिट्टी काट लीजिए, फिर वो क्या होता है जलोढ़ वाला, फिर बाढ़ आती है, फिर बालू आती है, सब क्या हो जाता है, भर जाता है। तो सबसे अच्छा समझिए तो एक तरह कौन खनन हुआ, जलोढ़। इसमें आपको ज़्यादा खर्च भी करना नहीं है काम, लेकिन इसमें धातु की प्राप्ति नहीं होती, इसमें तो ज़्यादा करके बालू ही मिलेगा आपको, नहीं मिट्टी मिल सकता है आप काटने के जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन धातु की प्राप्ति के लिए हमें 2 चीज़ की जरूरत होती है, यानी खनिज के लिए 2, कौन कौन, खुली खनन और भूमिगत खनन, ठीक है। अब देखिए वहाँ बता रहे थे, सुरंग का जो गेट होता है ना, वहाँ पर एक मकान बना दिया जाता है, ठीक है ना। अब कहिएगा वो काहेला, तब वर्षा का पानी को अंदर ना जाए, वही लगी झोपड़ी उपरी, नहीं तो वर्षा का पानी चल जाएगा कि भर भरा के वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, उसका जो खदान का जो मुंह है ना वही बंद हो जाएगा, तो फिर इसलिए गड़बड़ हो जाएगी।
तो उसके आसपास ध्यान रखा जाता है कि जब खनन करना शुरू करते हैं हम लोग या सुरंग बनाते हैं तो उस समय वहाँ पर बाहर में पहले क्या बना लेते हैं हम लोग, घर बना देते हैं ताकि पानी अंदर ना जाए। ठीक है, मरैया झोपड़ी समझिए। जैसे मानिए सपोज दैट एक चूहे का बिल है, अब पनिया ओकरे अंदर चल जाए तो क्या होगा, या तो उसके अंदर का चूहा खराब मर जाएगी, नहीं, या ढभस के क्या हो जाएगी, उसका मुंह कान बंद हो जाएगी। तो सेम कहानी, वो तो मांद रह गया। चलिए अब खनन समझ गए। अब चलते हैं। तो पहला देखिए हम लोग खनन को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा देखिए खनन के प्रकार। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग खनन कार्यों के दुष्परिणाम, यानी खनन जब होती है तो इसके क्या क्या हानियां होती है। लाभ तो आप देख ही रहे हैं, इससे हानि क्या होती है। तो देखिए पहला हानि क्या है भाई मेरे, खनन करने से कृषि योग्य भूमि में कमी आती है जिससे उत्पादन कम हो जाता है। अभी जस्ट बताए हैं कि अपने जैसे मान लीजिए रायरंजन क्षेत्र में खनन होना शुरू हो जाए तो इतनी भूमि क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये कृषि योग्य जो भूमि है वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी नहीं। तो इसीलिए खनन कार्य से सबसे मेन उसका ऊपर का जो हिस्सा कट जाता है, तो इससे कृषि योग्य भूमि। चलिए दूसरा, खनन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां के पेड़ पौधे को भी क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो मृदा अपरदन की समस्या बन जाती है। खनन अंधाधुंध होने से खनिज की कमी हो सकती है, यानी खनन भी जब करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हमें जिस अनुपात में खनन चाहिए, जरूरत है, उसी हिसाब से काम करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि खनिज मिल गया तो धराधर उपयोग करते चले जाइए, खत्म में कर दीजिए तुरंत ना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए अपने यहाँ ना अभ्रक बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो उत्पादन तो हम लोग 1951 में खूब किए, तेजी से किए, लेकिन बाद में पता चला कि रे भाई इसका स्टॉक हमारा यहाँ कम है तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम लोग ने उसका उत्पादन कम कर दिए। अभी हमारा उत्पादन पहले से कम है, ठीक है, आबादी बढ़ी है, जरूरत बढ़ी है, लेकिन उत्पादन क्या हो गया है, कम हो गया, माने खनन हम लोग कम करते हैं। उसी तरह से मैग्नीज का हमारे यहाँ पहले उत्पादन बहुत ज़्यादा था, हम लोग उसको उपयोग को क्या कर दिए हैं, थोड़ा सा कम कर दिए हैं, उसके जगह पर दूसरा चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो खनन में ये भी ध्यान रखना होता है कि जो खनिज खनन मिल गया है, खान मिल गया है, तो अंधाधुंध उसका उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हैं, कुछ खनन से दुर्घटना होने की अधिक संभावना बना रहता है। जैसे अभी बताएं खनन के समय में ना खास करके ज्यादा दुर्घटना की संभावना रहती है। खुली खनन में तो कोई दिक्कत नहीं है, जलोढ़ खनन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब से भूमिगत खनन होते हैं ना उसमें ज्यादा डर रहती है। जैसे अभी बताए, या तो पानी गिर गई तो गई, भस गई उसमें, या ऐसे ही जहरीली गैस अचानक रिसाव होने लगे तो उसमें कुछ लोग मर जाएंगे, या हो सकता है हमें भी आग लग जाए उसमें तो भी मर सकते हैं, नहीं मर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर दुर्घटना होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। आगे है, कुछ खनन खुला होता है जिससे खनन के बाद खुली छोड़ दी जाता है, जिससे दुर्घटना की अधिक क्षति होती है। अब कभी कभी सुनते होंगे, कभी कभी आप ऐसा सुनते होंगे कि यूपी में वो 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया ना, अब उसमें 10 को जेसीबी लगा हुआ है। भाई ये क्या होता है, हमको नहीं समझ में आता। आप लोगों को समझ में आता है क्या? वो बनाया कौन वो बोरवेल जो एकदम पूरा गिर गया, उसमें पूरा एकदम, हाँ वही होता है। देखिए खनन की जांच के लिए या अन्य प्रकार के काम के लिए वहां पर गई क्या कहते हैं उसको हम लोग, कंपनियां, और वो क्या की मशीन की सहायता से बोरवेल कर दी। अब वो 400-500 फीट नीचे गहराई खोद दिया, 200 गहराई खोद दिया, ठीक है, और उसके बाद उस अपना काम कर ली, उसको खोल छोड़ करके चल दी। अब क्या हुआ, कोई बच्चा खेलते उलते वहां पहुंच गया, हो सकता है मैं भी गिर गया, अब गिर गया तो हो गया कहानी खत्म, वही हल्ला होता है। तो वही होता है कि कोई खुला खनन करने से बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, खुला खनन कर दी और उसके बाद क्या की वो चल दी, छोड़ दी उसको। अब वहां पर क्या हो सकता है कि दुर्घटना होगी, आसपास का मिट्टी सब, क्योंकि गहराई खुदाई करती है। मान लीजिए वहां तक तो खनन हुआ था, ठीक हुआ, तो यहाँ तक मशीन से काट काट के अपना खनन कर लिया, अब वो खुला करके छोड़ गया तो आसपास वाला मिट्टी बरसात में बहते 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 उसे आगा सब जाके धस भस गया, नहीं तो दुर्घटना नहीं हो सकती वैसी स्थिति में। तो ये सब थोड़ी सी कठिनाइयां होती है, तो ध्यान रखना है कि खनन के समय कौन कौन से दुष्परिणाम। तो पहला हमने देखा, खनन करते समय
कृषि योग्य भूमि खत्म, वन कटाई हो जाती है, इसके अलावा अन्य प्रकार के दुर्घटना हो जाती है और खुला खनन से भी कई प्रकार के कठिनाइयां हो सकती है। अब चलते हैं हमारे देश में जो प्रमुख खनिज हैं उनके वितरण के बारे में देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे खनिज, हमने पढ़े थे कल कि हमारे देश में लगभग 1000 से ज़्यादा प्रकार के, यानी हजारों रखिए, हजारों प्रकार के खनिज हैं। लेकिन इन खनिजों में 100 खनिज हम लोग उपयोगी बनाए हुए हैं। उनमें सबसे ज़्यादा उपयोगी कितने थे? 30 थे जो हम लोग पढ़े थे। अब हमारे देश में कौन कौन से खनिज हैं, कहाँ कौन सा खनिज है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पर आता है लौह खनिज। ठीक है, भारत में लौह खनिज का संचित भंडार लगभग 28.526 मिलियन टन बताया जाता है। दशमलव नहीं है, अच्छा चलिए, तो ये 28,000 है, क्योंकि रक्षा जो मोबाइल से भेजी ना फोटो, वो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका कैमरा मोबाइल का खराब। देख लीजिएगा ना, मेरे मोबाइल में है ही, आप देख लेंगे। हाँ देखिए, 28,526 मिलियन टन जो है इसका हमारे यहाँ भंडार है अपने देश में। अनुमानतः ऐसा, माने जो ज्ञात है, वो हो सकता है कि औरों कहीं होगा, अभी जो हमको नहीं मिला है अभी तक। लेकिन क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नया नया पता लगते रहता है, खोज हो भी जाता है, तो अभी जो ज्ञात है उसके हिसाब से चलिए, जो सारे संसार ज्ञात भंडार का 1/4 है, यानी हमारे देश में समझिए पूरे संसार में जितनी है ना, उसका 1/4 हमारे भारत में है। अब इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम इसके क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। हम एक स्थान पर नहीं है, रूस नंबर 1 स्थान पर है, ब्राजील दूसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर कौन आता है? भारत। अच्छा, अब यहाँ से एक ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि कोयले के भंडारण में, सॉरी लोहा के भंडारण में भारत कितने नंबर पर है? तो चौथे नंबर पर है। नंबर 1 पर कौन हो सकते हैं? तो रूस हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका कुल भंडार कितना है? तो 28,526 मिलियन टन। ठीक है, अब चलते हैं। इसके जो प्रमुख अयस्क हैं याद रखेंगे, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, इसके प्रमुख डोलोमाइट, ये प्रमुख क्या है? अयस्क हैं। इसके ये प्रमुख अयस्क हैं। अब गौर करिए, तो हमारे देश में ना जो सर्वोत्तम प्रकार की लोहा है, जो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट है, इसकी बहुलता है। रूस में भी है, ब्राजील में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, लोहा सब जगह है, हमसे वो आगे है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि जो उत्तम कोटि का लोहा है ना, वो हमारे यहाँ है। यानी कहने का अच्छा किस्म का लोहा, जो अयस्क है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, वो हमारे यहाँ ज्यादा है। समझ में आई बात है? रूस के पास भी है, लेकिन जितना अच्छा किस्म का हमारे यहाँ है, उतनी अच्छा किस्म के उसके पास नहीं है। तो हम लोग अच्छा किस्म के लोहा में आ जाते हैं, हमारे यहाँ इसका खूब बहुलता है। चलते हैं, झारखंड के महाराष्ट्र तक जो फैला हुआ मैग्नेटाइट, उसे काला लोहा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी हमारे झारखंड में जो लोहा की खान है, महाराष्ट्र तक जो इसका फैलाव है, तो उसमें जो लोहा पाई जाती है वो सबसे अच्छा कोटि का मैग्नेटाइट अयस्क है। तो मैग्नेटाइट को क्या कहते हैं हम लोग? काला लोहा। तो आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि काला लोहा किस अयस्क को कहते हैं? मैग्नेटाइट को कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं यहाँ से, जैसे पूछेगा आपसे काला लोहा किस अयस्क को कहते हैं? मैग्नेटाइट। इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? तो झारखंड से महाराष्ट्र तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी जो हम लोग खनन वाला पढ़ रहे थे, वो सब आपसे पूछेगा सब्जेक्टिव में कि खनन के क्या दुष्परिणाम हैं, खनन के कौन कौन से प्रकार हैं, खनन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वो सब सब्जेक्टिव की चीजें हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव की चीजें हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है ऐसे ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हमारे भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? तो झारखंड का सिंहभूम, याद रखिएगा, झारखंड का सिंहभूम, उड़ीसा का सुंदरगढ़ और क्योंझोर तथा मयूरभंज, याद रखेंगे। ये सब हमारे जो भारत के प्रमुख लौह के भंडार हैं, यहाँ से खनन ज्यादा किया जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं,
लेकिन ये सब प्रमुख हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछ सकता है कि सिंहभूम कहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, तो झारखंड का। या लोहे का सबसे प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, झारखंड का सिंहभूम, ठीक है। अब चलते हैं, अब इसका उपयोग क्या है, यानी लोहा का उपयोग। तो ये तो कहने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए कि लोहा का उपयोग कहाँ कहाँ है। कोई पूछे तो क्या बताएंगे हम लोग, रेलगाड़ी बनती है, बड़ी बड़ी मशीनें बनती है, कांटी तार नहीं, या अन्य प्रकार की जो क्या कहते हैं छुरी बर्छी जो होती है, नहीं ये सब यानी बहुत सारे रेलवे, वो हम लोग घर बनाने के लिए जो इस्पात लेते हैं लोहा, वो सभी क्या है, लोहा ही एक प्रकार का। चलिए अब चलते हैं आगे, समझिएगा। व्यापार, अब हम लोग किसके साथ व्यापार करते हैं, तो सबसे मेन बाजार हमारा है जापान, कोरिया, ईरान इत्यादि देशों को हम लोग निर्यात करते हैं। निर्यात का मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ कोयला ज्यादा है, तो कोयला ज्यादा है तो हम बेचेंगे ना किसी के हाथ, तो हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। किसके साथ बेचते हैं, तो जापान को देते हैं, कोरिया को देते हैं, ईरान को देते हैं। आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा, एकदम कंसस होकर के ध्यान रखिएगा। यानी भारत कोयला किसको निर्यात करता है, तो जापान है, कोरिया है, ईरान है। आपसे पूछेगा, अब 4 गो ऑप्शन दे देगा, जापान, रूस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अब फट से रूस में ना मार दीजिएगा, क्योंकि रूस के पास अपने है कोयला, यदि लोहा। उसी तरह से ब्राजील के पास अपना ही, दूसरा नंबर पर वही है, तीसरा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, तो चौथा नंबर पर हम है। तो हम किसको देते हैं, जापान को देते हैं। अब ये भी याद रखना है कि इसके प्रमुख पतन कौन है, किसके माध्यम से हम लोग भेजते हैं, तो कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम। यानी सबसे ज्यादा हम लोग कोलकाता बंदरगाह से खनन करने के बाद उसको भेजते हैं, फिर बाद में पारादीप आई और विशाखापत्तनम आई, ठीक है। तो ये सब कुछ उसके निर्यातक केंद्र है जहां से हम लोग भेजते हैं। तो लोहा के बारे में समझ गए। तो अच्छा, हमारे यहाँ लोहा का कुल ज्ञात भंडार कितनी है, 26 मिलियन टन याद रखेंगे। अच्छा, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो हो गया झारखंड का सिंहभूम, और उड़ीसा का हो गया मयूरभंज, क्योंझोर इत्यादि। नहीं, इसका उपयोग समझ गए, व्यापार समझ गए हम लोग, नहीं, और उसके निर्यातक केंद्र समझ गए जो कहाँ से हम लोग उसको भेजते हैं। किसी को डाउट। अब चलिए, दूसरा हमारा है मैग्नीज। अच्छा, मैग्नीज क्या होता है समझिए। तो लोहा तो देख लिए, तो लोहा तो सब समझ गए कि लोहा लोहा होता है, नहीं, लेकिन लोहा में मैग्नीज मिला देने पर जानते हैं वो बन जाता है इस्पात। अब इस्पात बन गया तो उन जंग रोधक हो गया। जैसे सुनते होंगे, देखिए, जैसे अपने यहाँ जब जाएंगे लोहा खरीदने के लिए अपनी दुकानों में, आसपास के दुकानों में, तो आपको मिलेंगे, कामधेनु का मिलेगा, या महावीर का मिलेगा, ठीक है ना, टाटा का मिलेगा। तो ये सब आपको लोहा मिलेगी, अभी मार्केट वैल्यू के हिसाब से 60 रुपया 70 रुपया ऐसे करके मिलेगी, ठीक है ना, छड़ जो हम लोग खरीद के लाते हैं घर बनाने के लिए। लेकिन वही में जब आप अच्छा टाटा टिस्कॉन का लेंगे, जिंदल कंपनी का लेंगे, तो वो इस्पात की श्रेणी में आती है, वो जंगरोधक। आप जब ऐसे बोलेंगे कि जंगरोधक चाहिए हमें, तो वो आपको मिलेगा 120 रुपये किलो, 110 रुपये किलो, थोड़ा सा इससे महंगा होता है ई वाले से। उसमें क्या है कि 10 टन मैग्नीज, 10 टन लोहा में 1 क्विंटल मैग्नीज लगता है। शायद देख लीजिए, हमको याद में नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं तो ठीक रहेगा। क्या जी, इस्पात में लगभग 1% मैग्नीज विद्यमान रहता है, ठीक है। इस्पात में क्या रहता है, 1% मैग्नीज है। यानी कहने का अर्थ है, समझिएगा, सही हम बताए थे आपको। जैसे देखिए, एक क्विंटल यानी 100 केजी आप क्या देंगे, लोहा देंगे, तो उसमें 1 केजी आपको क्या देना होगा, मैग्नीज। क्या देना होगा, मैग्नीज, ठीक है। अब देखिए, 10 टन की बात हुई, तो 1 टन में होता है 1000, 1000 हो गया। तो 10 टन का मतलब हुआ इतना टन, तो इसमें कितना देना होगा, 100 केजी, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी समझिए ना कि 1%, आप ऐसे समझेंगे कितना, 1%। आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग कितना होता है, 1%, ठीक है। अब 1% जब ये कहा है,
जितना कहेगा, अगर मान लीजिए वहां पर 100 kg देगा तो इसका मतलब 1000 देगा तो 10,000 देगा तो 10। अगर मान लीजिए 10,000 दिया है तो कितना देंगे वहां पर 100 kg, ठीक है ना। वो देख लीजिएगा वहां पर जितना देगा ना उसमें से 2 जीरो को कटौती कर दीजिएगा, जो बच गया वो क्या है, मैग्नीज है। जैसे मान लीजिए लोहा दे दिया आपको, सपोज दैट इतना केजी लोहा में कितना मैग्नीज लगेगा, तो इसमें से 2 जीरो के क्या कर देंगे, काट देंगे, हो गया। अब कितना हो गया, 2000 kg। समझ में आ रही बात है। चलिए तो याद रखिएगा आप, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीज, 1%। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए, तो मैग्नीज का उपयोग तो सबसे पहले समझ गए कि मैग्नीज का हमारे जीवन में कहाँ उपयोग, तो इस्पात बनाने में। ठीक है, लोहा का उपयोग समझ गए, मैग्नीज का उपयोग परीक्षा में पूछता है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीज का उपयोग, लोहा का उपयोग आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि लोहा आम जनता सब लोग समझ रहा है कि लोहा, लेकिन मैग्नीज नहीं समझ रहा है। तब मैग्नीज पूछता है कि आपको क्या याद है, तो मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में। कितना इस्पात, कितना प्रतिशत देते हैं लोग, 1%। क्लियर हो गया दो चीजें। अब चलते हैं, हमारे भारत में 430 मिलियन टन का भंडार है। अब समझिए लोहा कितना ज्यादा है, 28,526। ये कितना है, बहुत कम नहीं है उसकी अपेक्षा। चलिए, यह विश्व का 19% है, माने हमारे देश में 19% है। इसका स्थान 5वां है। हमारे देशों में कितना है भाई, इसका मतलब समझिए हम लोग 19% ले लिए हैं, फिर भी हमसे बहुत ज्यादा वाला है। किसी को 20% होगा, किसी को 25% होगा, नहीं जी। और कहने का अर्थ है कि किसी देश में बिल्कुल ही नहीं है, तभी ना। अगर हमसे ज्यादा 5 गो वाला है तो इसका मतलब हम क्या है, कुछ अच्छे हैं, कहीं कहीं तो बिल्कुल ही नहीं है। तो चलिए, तो मैग्नीज में हम लोग का स्थान कितना, 5वां, और लोहा में कैमा, 4था। ये सब याद रखिएगा, पूछेगा आपसे। ये दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान है। ठीक है, तो नंबर 1 पर कौन आता है, और दूसरे नंबर पर कौन है, तब ठीक है। तब मतलब मैग्नीज के उत्पादन में हम लोग 5वें नंबर पर, 1 नंबर पर कौन, और लोहा के उत्पादन में हम लोग कितने नंबर पर, और नंबर 1 पर कौन, रूस है। याद रखेंगे, ठीक है, दोनों का उत्पादन याद रखिएगा। चलिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर लिख दिया है, यही मैग्नीज है। अगर फोटो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा। अब इसके प्रमुख उत्पादक हमारे मतलब हमारे भारत में किन किन राज्यों में इसका भंडार है, तो याद रखिएगा। उड़ीसा में है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और गोवा राज्य में ये पाई जाती है। गौर करिएगा, आपको बिहार का नाम बहुत कभी मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नाम नहीं मिलेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का नाम नहीं मिलेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का नाम नहीं मिलेगा। सब मिलेगा उधरे वाला, भारत के मैप पे नहीं दिखाए थे नीचे वाला, ऐसे ये इधर से ऐसे आएगा, इधर से आएगा आपको। पश्चिम बंगाल आएगा, फिर आ जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में बहुत कम, नहीं के बराबर, लेकिन थोड़ा मोड़ा पश्चिम बंगाल थोड़ा, फिर उड़ीसा आएगा, झारखंड आएगा, कर्नाटका आएगा, इधर से आंध्र प्रदेश आएगा, फलना चिल्ला इधर, मध्य प्रदेश, इधर महाराष्ट्र कुछ आएगा, तो सब इधर से आएगा। अपना लोग ऊपर वाला में इधर में नदारत है, बिल्कुल एकदम गायब है। चलिए, जो भी है, जहां पर बस रहे हैं वहीं पर ठीक है। तो इधर समझ गए। अब इसका उपयोग तो समझ गए इस्पात बनाने में। उत्पादन 1951 में 12 लाख टन था। याद रखिएगा, जब 1951 यानी हमारी देश आजाद हुई थी तो हम लोग कितना उत्पादन कर रहे थे, और 2010 में यह 24.9 लाख टन हो गया। यानी उत्पादन हम लोग क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इसको कमौती करेंगे, क्योंकि हमारी भंडार थोड़ा सा सीमित जा रही है। चलिए, अब हम व्यापार किसके साथ करते हैं, यानी किसको देते हैं, तो जापान, अमेरिका, बेल्जियम, जर्मनी को निर्यात करते हैं, यानी हम लोग इसको भेजते हैं, ये सब देश हमसे खरीदता है। अब चलिए, कहाँ से भेजते हैं, तो गोवा बंदरगाह से, मरमगाओ और विशाखापत्तनम, इन बंदरगाह से हम उसको भेजते हैं। याद रखिएगा, भेजने का काम हम लोग यहाँ से इसको करते हैं। तो दूसरा हमारा क्या हो गया भाई मेरे, मैग्नीज। अब चलिए, अब तीसरा नंबर पर आता है हमारी अभ्रक। याद रखेंगे, क्या आती है, भारत में इसका भंडार का अनुमान लगाना कठिन है। यानी अभ्रक का भंडार जो है ना हमारे यहाँ कितना है, इसका लगाना बड़ा कठिन हो गया है। ठीक है, आप कहेगा सर ऐसा क्या है,
तो इसीलिए कि इसका भंडार हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए अनुमान नहीं है। अब ये जो देख रहे हैं ये काला अभ्रक है। कौन सा अभ्रक है? इसका 3 रंग का होता है, तो ये काला अभ्रक है। क्या बोले? अब ध्यान दीजिएगा, बातें नहीं करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इसका ज्ञात क्षेत्र 6000 वर्ग किलोमीटर में है। माने अनुमान लगाया गया है कि 6000 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव हो सकता है। अभ्रक यहाँ 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 मिल सकता है, ऐसा एक अनुमान है। उत्पादन क्षेत्र आंध्र प्रदेश, झारखंड, दक्षिण बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान। एक जगह आपको मिला भाई बिहार ना, बिहार में मिल गया कौन? अभ्रक। अच्छा, ये तो समझ गए। अब चलते हैं। अभ्रक के 3 किस्में हैं। एक काला अभ्रक जिसका नाम है बायोटाइट। अब देखिए यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव मतलब वो क्या कहते हैं, हमने इसको क्या कर दिया, कोष्ट में लिखा है, तो ये बड़ा जरूरी है, याद रखिएगा। आपसे पूछे बताइए। काला अभ्रक को हम लोग बायोटाइट कहते हैं, सफेद अभ्रक को मस्कोबाइट कहते हैं, तथा भूरा अभ्रक को फ्लोगोपाइट कहते हैं। देखिए हुआ क्या ना, जब इसमें लिख रहे थे ना, तो उस समय ना उसका रेड रंग जो था ना वो काम नहीं कर रहा था, तो हम लोग आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए ना, तो फिर वो भी रात में भेजी थी, हमको लेट हो रहा था सोने का, तो हम जल्दी जल्दी में काम करके भाग गए घर, ठीक है ना। मोबाइल में ना थोड़ा सा ज़्यादा सूझ नहीं करता था, मतलब मन उब गया। किताब रहता है ना, है बताइए, किताब रहता है ना तो फ्रेश रहता है। मोबाइल में ना तनी का स्क्रीन रहता है, उसको ऊपर नीचे बर्थ करते में ना बड़ा परेशान होता है। अच्छा, खरीद लेंगे। चलिए, तो काला सुनिएगा, काला अभ्रक को क्या बोलते हैं हम लोग? बायोटाइट। सफेद अभ्रक को क्या कहते हैं? और भूरे अभ्रक को क्या कहते हैं? तो काला अभ्रक वाला फोटो दिखाई दिए। अब इसने में दिमाग लगाइए, सफेद होगा तो उजला होगा, भूरा होगा तो भूरा मिटमैला होगा ना, हो जाएगा। चलिए, तो अभ्रक समझ गए। अच्छा, इसे बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? काला अभ्रक को। याद रखिएगा, काला अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा हाँ, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बंगाल रूबी किसे कहते हैं? याद रखिएगा, तो अभ्रक को, या सीधे अभ्रक भी रहेगा तब लिख देंगे, काला अभ्रक रहे चाहे ना रहे, अभ्रक रहेगा। तो अभ्रक को क्या कहते हैं हम लोग? बंगाल रूबी। आपसे परीक्षा में पूछता है, बंगाल रूबी किसे कहते हैं? चलिए, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात और, इसका तो शायद उपयोग हम लिखे नहीं है। अभ्रक का उपयोग कहाँ होता है भाई? अभ्रक का उपयोग कहाँ, बताइए फटाफट। किताब में है क्या? किताब में नहीं है शायद, बताइए। ना, देखिए, चमकीली चीजें जो होती है ना, चमकीली चीज, कभी अबीर देखे हैं आप लोग? अबीर, होली का अबीर सुने हैं ना, देखे किए होंगे आप लोग। नहीं रे, अबीर जो होता है रंग लाल पीला ऐसे करके लोग लगाता है, नहीं लगाता है? हाँ, तो उसमें जो चमकदार चीजें हैं वो अभ्रक हैं। चमकदार चीजें हैं वो क्या है? अभ्रक हैं। इसी तरह से देखिए, आप लोग चॉकलेट खाते हैं ना, कंपनी पढ़ते हैं ना, में कौन चीज मिलल है पढ़ते हैं, सीधे फारे निकल गए, बात खत्म। नहीं, हम पढ़ते हैं भाई मेरे, ऐसी बात। अब रोज जखनी खाएंगे तखनी पढ़ेंगे, कि एक बार पढ़ लिए समझ गए, क्या है कि नहीं। अब जैसे देखिए, तो अभ्रक जो वो ब्रांड कंपनी की आती है ना, कोई ब्रांड कंपनी की जो अभ्रक होगी, सॉरी वो अबीर, तो उसमें पढ़ के देखिएगा, लिखा रहता है कि अभ्रक की मात्रा उसमें इतनी है, ठीक है। चलिए, तो अभ्रक समझ गए, कहाँ रखती है? चमकीली चीजें में। रंग होता है ना, रंग, तो उसमें भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। तो अब समझ गए अभ्रक का प्रयोग चमकीली चीजें बनाने में, ठीक है ना। रंग हो गया, अबीर हो गया, ये सब जो चमकीली चीजें हैं ना उसमें बनाने में। हाँ, चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए, इसका उत्पादन कितना है, तो याद रखेंगे 1961 में 28,000 टन था, जो घटकर 2010 में हो गया है 1,293 टन। अब समझ रहे हैं ना, क्या हो गया कि हमारे यहाँ भंडार इसका कम है, भंडार हमारे यहाँ कम है। तो अभी ज्ञात भंडार नहीं है, मतलब कितना अनुमान नहीं लगा कि कितना है, तो हम लोग सोचे कि कहीं खत्म हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हमने उसका उत्पादन क्या कर दिया है? कम कर दिया है। पहले से अपना लिए करते हैं, तनी मनिक सा बेचते हैं। तो कहाँ कहाँ बेचते हैं तो सुनिएगा, अमेरिका को देते हैं, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि देशों के साथ हम लोग व्यापार करते हैं। तो चलिए, खनिज हम लोग भेजते हैं बराबर करके, किसको? सबसे ज़्यादा जापानी को देते हैं। नहीं, क्योंकि जापान के पास अपना नहीं है, हाँ उसको भी देते हैं, अमेरिका को भी देते हैं सब। चलिए,
इसके प्रमुख पत्तन है, याद रखेंगे, कोलकाता, विशाखापत्तनम और चेन्नई। हो गया क्लियर? अब आगे चलिए। अब तांबा अयस्क देख रहे हैं, तांबा का फोटो दिखाई पड़ रही होगी, ये सुंदर सा तांबा। भारत में तांबा का भंडार बहुत ही कम है, बहुत कम। वो याद रखेंगे, हमारे यहाँ तांबा का भंडार बहुत कम, मात्र 1% से कम उत्पादन करते हैं हम लोग। इसका उत्पादन भी हुआ ना, बहुत कम करते हैं, 1% करते हैं। यानी अपने यहाँ तांबा का भंडार नहीं, हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं किसी किसी से, समझ रहे ना। यानी भंडार हमारे यहाँ बहुत कम है। इसका एक अनुमान है कि भारत में इसका भंडार जो है ना 1558 मिलियन टन है, यानी बहुत ही कम भंडार हो गया। ठीक है, जिस दर से इस उपयोग है, लोहा के बाद समझिए तो हम लोग तांबे का ज़्यादा उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं। खास करके बिजली उपकरणों में ज़्यादा करके इसका उपयोग होता है। ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। तब विद्युत उपकरणों में, बर्तन बनाने में, है ना, पाइप बनाने में, अन्य प्रकार के जो मशीनरी है उसको बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो उपयोग है हमारे यहाँ इसका ज़्यादा, अब भंडार है बहुत हमारे यहाँ कम। आज जो भी है ना उसमें भी हम लोग 1% उत्पादन भी कर रहे हैं, माने है भंडार जितना है वो ठीक है, लेकिन 1%। अब दिमाग में आता होगा सर तो इतना काहे हम लोग कम करते हैं। तो देखो क्या है ना कि उसको निकालने के लिए जो प्रमुख अयस्क हैं, तो याद रखिएगा इसका प्रमुख अयस्क हैं कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस। तांबा के जो प्रमुख अयस्क हैं कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस। हो गया। अब इन अयस्कों से जब हम लोग तांबा की प्राप्ति करते हैं ना तो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। ठीक है, तब महंगा होने के कारण बाजार से ही खरीदना अच्छा हम लोग समझते हैं। उत्पादन होती है बहुत कम मात्रा में, जहाँ से हम लोग सस्ता में प्राप्त कर लेते हैं। तो वही हमने बताया था, आपको पहले समझाया था कि वही अयस्क हमारे लिए अयस्क है, लेकिन वही अयस्क दूर ले जाने पर वो हमारे लिए क्या बन जाता है, खनिज बन जाता है। वो अयस्क हमारे लिए नहीं रह जाता है। जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि लोहा अगर हम लोग झारखंड में निकाल करके वहीं पर अगर शोधन कर लेते हैं तो हमारे लिए वह अयस्क है, क्योंकि सस्ती हो जाती है। लेकिन वही लोहा को ले जा करके हम लोग पंजाब में अगर करेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, खनिज हो जाएगी, कोई महंगी हो जाएगी। तो हमारे भारत में तांबा का भंडार जो ही है सो है ही, लेकिन खर्चीला ज़्यादा होने के कारण क्या है, उसका उपयोग हमारे यहाँ माने उत्पादन बहुत ही कम है। हमारे पास अच्छी तकनीक अभी तक नहीं आया है जिसे हम लोग उपयोग करें। जैसे हमने पिछले बार भी बताया था कि हम लोग भारत में जो खनिज का उत्पादन करते हैं मात्र 1 किलोमीटर गहराई तक ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी तकनीक नहीं है। हम लोग धरती के कितना, 1 किलोमीटर तक, उसके बाद हम लोग नीचे नहीं जाते हैं। हमारा उतना मशीन ताकतवर नहीं है जो नीचे जा करके खुदाई कर सके। लेकिन वहीं अमेरिका चले जाइए, वहीं रूस चले जाइए, वहीं चीन के पास चले जाइए, उन धरती के नीचे काफ़ी गहराई तक चली जाती है, 4-5-10 किलोमीटर नीचे भाग जाता है। उसका मशीन इतना तेज है, वो अच्छा काम करता है नहीं, तो उसके पास सस्ता उत्पादन क्षमता वाला है, ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। हम लोगों के पास है, अभी चिंता नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपना उपयोग कर रहा है, खत्म हो जाएगा और तब अपना वाला अपन निकालेंगे धीरे धीरे कि ना, तब तक क्या होगा कि उस सब का मशीन बंद हो जाएगा, नहीं बंद हो जाएगा, धरती में खोदते खोदते उसका सब खत्म हो जाएगा, तो ओकर मशीन बंद हो जाएगा, तब ओकरा से सस्ता में खरीद लेंगे, मशीनें खरीद लेंगे। है भाई मशीन लाओ, अब हम अपना निकालेंगे धरती में से नीचे धीरे, धरती में ताबे धैले ना हमरा जी, भंडार है कि नहीं स्टॉक, अभी थोड़ा सा कम में उपयोग करते हैं, बाद में करेंगे। लेकिन ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, अभी जरूरत बराबरी करना है कि नहीं करना है, क्या है, अब बराबरी नहीं करेंगे तो फिर उपयोग क्या करेंगे। चलिए ये तो समझ गए, अब आगे चलते हैं मेरे भाई। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र याद रखिएगा कहाँ है, तब मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है। बहुत कम पाई जाती है इन सब क्षेत्रों में। 1951 में 4 लाख टन था, जो 2012 में घटकर 1.30 लाख टन हो गया। देख लीजिए कितना, बहुत कम नहीं हो गया, बहुत कम हो गया हमारे यहाँ उत्पादन। तब ना तांबा बहुत महंगा हो गया है, इसीलिए क्योंकि उत्पादन ही नहीं हो रहा है। क्लियर है, इतना समझ गए। अब आगे चलिए, हम लोग किसी को देते नहीं है, बेचते नहीं है, गौर करिएगा, कहीं बेचने वाला कोई नाम नहीं आया। अब आगे चलते हैं, बॉक्साइड। बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो याद रखिए एल्यूमिनियम का। यानी हम लोग बॉक्साइड अयस्क से क्या प्राप्त करते हैं। अच्छा, देखने में बॉक्साइड कैसा लगता है भाई मेरे, लाल, लेकिन इससे एल्यूमिनियम जो हो जाती है तो कैसी हो जाती है, वो उजली हो जाती है। अनुमान था भारत में इसका भंडार जो है ना 3480 यानी 3480 मिलियन टन आंका गया है। अब इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र याद रखेंगे, झारखंड है,
छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, इन जगह से ये सब उत्पादन होती है। 1951 में 68,000 टन हम लोग उत्पादन करते थे। 2012 में हो गया 12,877 टन, यानी उत्पादन क्या हो गया हमारा, बढ़ गया है, उपयोग बढ़ गया है। नहीं, पहले हम लोग घर का रेलिंग बनाते थे तो किसका बना लेते थे, ईंटा का। अब एल्यूमिनियम, स्टील इत्यादि का उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे और सारे कार्यों में स्टील का उपयोग होना शुरू हो गया है, तो इसीलिए हम लोगों का उत्पादन इसका क्या हो गया। चलिए इतना समझ गए। समस्त उत्पादन का 39% उड़ीसा से, याद रखिएगा। यानी हमारे देश में जितना उत्पादन होता है ना, उसमें नंबर 1 स्थान पर कौन है, उड़ीसा। 39% वही उत्पादन करती है, केवल उड़ीसा। इसके बाद 18% छत्तीसगढ़ से इसका उत्पादन हम लोग करते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि बॉक्साइड का उड़ीसा कितना प्रतिशत उत्पादन करती है, तो 39। अब इसका उपयोग तो किसमें, बर्तन बनाने में और विद्युत उपकरण में, या मशीनें बनाने में, घर का रेलिंग बनाने में, दरवाजा बनाने में हम लोग एल्युमिनियम का उपयोग अब तेजी से कर रहे हैं। बहुत सारा देखें दरवाजा एल्युमिनियम की बनी होती है, जैसे देखिए सामने में लगी हुई है एल्युमिनियम का दरवाजा। हाँ, तो और क्या है। अब आगे चलेंगे। अब व्यापार हम लोग किसको किसको देते हैं, तो जापान को देते हैं, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा इत्यादि के साथ हम लोग व्यापार करते हैं। बॉक्साइड में मैग्नीशियम, टीन और तांबा के मिलाने से वो कठोर हो जाता है, याद रखिएगा। बॉक्साइड में क्या मिला देते हैं हम लोग, तो मैग्नीज, टीन और तांबा मिला देते हैं, तो वह क्या बन जाता है, कठोर हो जाता है, तब वो मजबूत हो जाता है। पहले लचीला होता है, उससे पहले अगर वो सब मिला देंगे तो क्या बन जाती है, कठोर। तो ये हमारा अगला था कौन, बॉक्साइड। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे देश में चूना पत्थर की बात है, समझेंगे। यह अवसादी चट्टान है। ये क्या, कौन सी चट्टानों में पाई जाती है, अवसादी, जिसमें चूना का अंश की प्रधानता होती है। यह सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, याद रखेंगे। यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल। अच्छा, एक चीज और है, तो अब चूना पत्थर अगर प्रमुख कच्चा माल है, हमारे बिहार में कई सीमेंट उद्योग हैं, जैसे डालमिया नगर में है, तो कहने का अर्थ है कि वहां पर चूना पत्थर तो जरूर होगा, इसका मतलब तो हमारे बिहार में भी होना चाहिए। लेकिन हमने नाम नहीं लिखा है, लेकिन बिहार में भी चूना पत्थर पाए जाते। चलिए देखिए इसका कुल भंडार कितना है, सो देखिए एकदम तहलका मचा दिया। अच्छा से गिन लेते हैं, 1,84,000। तनिक स्थिर से बोलिए, ये तो शॉर्ट वीडियो में नहीं देता है। कौन है, कौन मंत्री, कौन मंत्री का वो थोड़ा सा बना 3 बेर 4 बेर बेचारा शिक्षा मंत्री है शायद, वो कोनो नहीं शिक्षा मंत्री नहीं, कुछ और है। उसका जो है ना 3-4 बार पर वही वाला ही हल्ला करती। 1,84,935। अच्छी गौर करिए, मिलियन टन है, मिलियन टन। लोहो से ज्यादा नहीं है, लोहा से नहीं ज्यादा है हो। तब देखिए लोहा 28,526 मिलियन टन, अब मैग्नीज 430 मिलियन टन, नहीं ऐसे करके धीरे धीरे कमते गया, लेकिन सबसे ज्यादा चूना पत्थर है। चलिए इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। आप बिहार को लिख सकते हैं, बिहार में भी है, नाम नहीं दिए हैं। अब ये देखिए चूना पत्थर देख रहे हैं ना, जी जी जी, सबसे गोर यही है कि नहीं है। हाँ हाँ, सर्दियों से गोर है। चलिए देखिए, हाँ हाँ, शांति शांति। अब देखिए 2012 में 257 मिलियन टन उत्पादन होता था। देखिए उत्पादन उतना कम नहीं करते हैं भाई, उस सबको 1000 टन में करते हैं या मिलियन टन में करते हैं। कितना, 257। 2012 में मिलियन टन उत्पादन होता था। अब देखिए अभी पूरा पढ़ने के बाद हमको समझ में आया वो शॉर्टकट रास्ता। शॉर्टकट रास्ता क्या भाई, तो सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाया जाएगा, तो याद रखेंगे झारखंड नंबर 1 पर, याद रखिएगा उड़ीसा नंबर 1 पर, दूसरा नंबर में झारखंड, तीसरा नंबर में आंध्र प्रदेश, तब आ जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये सब आ जाते हैं कौन में, प्रमुख में। तो आपसे अगर कोई भी पूछेगा, अगर याद नहीं रहेगा तो शॉर्टकट रास्ता मारिएगा एक बारी, कौन कौन वाला, उड़ीसा नंबर 1 पर रखिएगा, 2 नंबर पर कौन रखिएगा, झारखंड। ऐसे याद रखना जरूरी है,
अच्छे नंबर के लिए। लेकिन बाय द वे अगर फेलियर कर जाइएगा ये कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा के लिख देते हैं सबसे, क्योंकि उड़ीसा और झारखंड में सबसे ज्यादा है। इधर क्लियर हो गया। अब चलिए, अब किन किन देशों को हम लोग निर्यात करते हैं, आवे चाहे हाँ नंबर ज्यादा हम लोग किसको करते हैं, जापान। नंबर स्थान पर जापान है सबसे, दूसरे नंबर पर जर्मनी है, तीसरे नंबर पर कोरिया है, उसके बाद अमेरिका है। नहीं तो सबसे नंबर 1 पर हमको अगर मान लीजिए कोई याद नहीं है, लोहा किसको देते हैं, तो जापान, मैग्नीज, अबरक, ठीक है ना, ऐसे करके समझ गए, शॉर्टकट रास्ता। और चलिए तीसरा नंबर, सुनिए ना, सुनिए सुनिए, तीसरा नंबर जो पतन है, पतन में 3 गो ज्यादा है, कोलकाता, कोलकाता, पारादीप और विशाखापत्तनम, 3 गो प्रमुख हैं। तो प्रमुख पतन में कौन, कलकत्ता, पारादीप और विशाखापत्तनम, ये ज्यादा है। अब एक आध गो मारमगाओ गोवा है, वो सब को छोड़ दीजिए, नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा यही पतन है जो शॉर्टकट रास्ता है। तो उम्मीद है आपको पूरा अध्याय समझ में आया होगा कि खनिज संबंधित हम लोग समझ गए, पूरे उत्पादन प्रक्रिया इत्यादि इत्यादि। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ठीक है।